हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आप तुरंत स्टार्ट कीजिए। आपको मैंने यहाँ दो कॉलम बना दिया। एक तरफ आप लिख लीजिए मेटल, दूसरे तरफ लिख लीजिए नॉन मेटल, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉपर्टीज। किस प्रॉपर्टीज से इसकी हम कंपेरिजन करेंगे वो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप तुरंत इसको लिख लें अपने कॉपी पे और हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आप मेटल्स में लिख देंगे कि एटम्स of metal have 1, 2 or 3 electrons in their last orbit। ये देखिए, ये क्लियर हुआ कि जो मेटल्स के एटम होंगे उनके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सिमिलरली नॉन मेटल के केस में क्या लिख देंगे? 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक डिफरेंसेस आप क्लियर कर लिए कि मेटल्स जो भी होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे एक रिमार्क वाली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ। वो लिखिए, लेस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी मैंने लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव। ये देखिए यहाँ एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक आपको बता दिया कि जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? और सिमिलरली नॉन मेटल्स में आप क्या लिखेंगे? मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव। ये देखिए सीधे इसका उल्टा होता है। इसमें ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये पहला अपने डिफरेंसेस देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। दूसरा डिफरेंसेस में हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा मेरा डिफरेंसेस है प्रॉपर्टीज में हम चलेंगे। ये हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस। दूसरा प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं तो क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्मेशन की बात करें तो पहले ही आपको जब मेटल नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन क्लास मैंने दिया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन। क्लियर हुआ? तो ये भी हो जाएगा आपको। अब देखिए तीसरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज है कि डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इनके आयंस कहाँ डिस्चार्ज होते हैं? तीसरे प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे
डिस्चार्ज ऑफ आयंस। मेटल्स का आयंस कहाँ डिस्चार्ज होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मेटल का जो आयंस होता है वो कहाँ, ये देखिए चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे, मतलब निगेटिव पोल पे जाएंगे, और ये कहाँ जाएगा? एनोड पे। तो ये आप क्लियर यहाँ कर लीजिएगा कि डिस्चार्ज ऑफ मेटल्स आयंस टेक प्लेस एट कैथोड and discharge of non-metals ions take place at anode। क्लियर? तो इसको आप लिख लीजिए। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, एटोमिसिटी पे चलते हैं हम। तीसरा मेरा प्रॉपर्टीज है जो हम कंपैरिजन करेंगे इसको। मेरा तीसरा प्रॉपर्टीज है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट विथ मेटल और नॉन मेटल और कंपाउंड, कितने उसके एटम्स उसके साथ जुड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? एटोमिसिटी। तो जितने मेटल्स होते हैं, आप कभी भी किसी मेटल्स का अगर सिंबल देखेंगे तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो वो 2, 3 इस सब केस में नहीं आता है, मतलब वो मोनो एटोमिक होते हैं, मतलब ऑल मेटल्स आर मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक मतलब क्या? जैसे सोडियम का फार्मूला Na लिख दिए, पोटेशियम K, कैल्शियम C, कहीं 1, 2, 3 कुछ नहीं लगा रहेगा। लेकिन ये जो होते हैं ये पॉली एटोमिक होते हैं। पॉली एटोमिक मतलब इनका एग्जाम्पल आप जैसे ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, यहाँ देखिए 2 आ गया। आप ओजोन को O3 लिखते हैं, देखिए फॉस्फोरस को P4 लिखते हैं। तो ये सब इनकी एटोमिसिटी है। तो जितने मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? मोनो एटोमिक। क्लियर? अगले प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। तो इनका आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इसको हम मिटाएं। चौथा मेरा प्रॉपर्टीज है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका क्या नेचर होता है? आइदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो अगले प्रॉपर्टीज में हम चलेंगे तो लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये देखिए, तो मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? तो ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल के क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये तो मैंने बताया, लेकिन आप जानते हो कि हर जगह एक्सेप्शन वाली बात होती है। तो मेटल्स में क्या होते हैं कि ये बेसिक, जनरली बेसिक होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ इनके एसिडिक, जैसे यहाँ एक्सेप्शन में आप लिख देंगे, एक्सेप्शन में कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं इनके। एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। CrO3 आप लिख सकते हो। और एक अलग ऑक्साइड होता है जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये देखिए इससे बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आप टिक लगा लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, जिंक ऑक्साइड होता है। ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। मतलब क्या हुआ कि ये एसिडिक भी कैरेक्टर दिखाते हैं और बेसिक भी कैरेक्टर। एम्फोटेरिक, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। तो ये क्लियर आप कर लेंगे। नॉन मेटल में यूजुअली दे फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, लेकिन इनमें भी क्या है? एक्सेप्शंस हैं जिसको आप नोट कर लेंगे। इनमें क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। वो कौन कौन है? जैसे आप H2O का नाम सुने होंगे, H2O हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हुआ। तो ये सब जितने होते हैं ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब इनका जो नेचर होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों
ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। तो ये क्लियर हुआ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आगे हम बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। एसिड का रिएक्शन इनके साथ कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए, रिएक्शन विथ एसिड। हम यहाँ पे शॉर्ट में मेटल के लिए M लिख दे रहे हैं, M प्लस एसिड लिख दे रहे हैं। एरो का निशान देके आप यहाँ बना सकते हैं। M साल्ट मतलब मेटल साल्ट, और हाइड्रोजन गैस मतलब कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो वो कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको बताया था क्या कि वो जो HNO3 होता है जिसको नाइट्रिक एसिड आप कहते हो, ये एसिड मेटल से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट नहीं करते हैं। आपको मैंने वहाँ बताया था क्यों नहीं करते हैं भाई, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये दो मेटल ऐसे होते हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन बहुत डाइल्यूट अमाउंट में इसको अगर रिएक्शन कराएंगे तब। क्लियर। तो वो दो मेटल्स कौन हैं, तो आपको मैं बता दूं, वो हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसको आप याद कर लीजिएगा कि इनके साथ इनका नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है HNO3 का, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। क्लियर हुआ। और नॉन मेटल में लिखिएगा दे डू नॉट रिएक्ट। ये क्या, ये एसिड से रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरा क्लियरिटी यहाँ क्लियर हुआ कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके मेटल का साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आप याद रखेंगे कि HNO3 जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। तो पूछता है भाई क्यों नहीं करते हैं, तो आप वहाँ बता सकते हो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बात आई कि आखिर कोई ऐसा मेटल है जो उनके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे, तो हाँ, मैग्नीशियम और मैंगनीज। फर्स्ट चैप्टर में भी इस पे हमने आपको बताया था, हाईलाइटेड भी किया था। तो ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। क्लियर हुआ। इसके अलावा जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी टेबल में, वो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। वो भी आप यहाँ पे सेकंड नोट में लिख लीजिएगा, यहीं पे स्टार देके, कि जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, Hg है, ये सब भी दे डू नॉट इवॉल्व H2 गैस। ये भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। और इसको आप सीधे लिख सकते हैं कि दे डू नॉट रिएक्ट। ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, तो इनका रिएक्टिविटी टेबल में पोजीशन क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी ये आप सेकंड नोट में लिख लेंगे एसिड के केस में। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक मेरा आता है रिएक्टिविटी टेबल, जो आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं। इसी में आप नोट करके यहीं पे लिख लेंगे, दोनों के बीच में ही क्या लिख लेंगे, रिएक्टिविटी टेबल किसको कहते हैं, या रिएक्टिव टेबल। तो भाई एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सारे मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, अ वर्टिकल
arrangement of metals according to their reactivity from highest to lowest is called रिएक्टिविटी टेबल। तो इसको आप देख लीजिए क्या है रिएक्टिविटी टेबल। ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी टेबल। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट आपको हम चैप्टर में बताए थे। क्या बताए थे? कणा का मग देखिए ये याद हो रहा है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, SnPb। अब Pb के नीचे H, ये देखिए ये सब इनसे ऊपर है, समझ में आ रही है। अब H के नीचे अब आ जाएंगे Cu लिख लिया, इसके बाद Ag, Au, इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी टेबल होगा। क्लियर। तो इसको आप लिख लेंगे। इसके लिखने के बाद यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आता है, उसको बोला जाता है, इसको हम मिटाएं। यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आता है इसी एसिड के रिएक्शन से। सब जो भी एसिड से मेटल के रिएक्शंस होते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने एक जगह करने का प्रयास किया है। एक होता है एक्वारेजिया। ये देखिए क्या है एक्वारेजिया। क्या है कि इट इज ए mixture of two acids in the ratio of 1:3 और ब्रैकेट में आप यहाँ लिख सकते हैं कि दो एसिड कौन कौन, तो HCl HNO3 and HCl रेस्पेक्टिवली। यहाँ देखिए, ये देखिए एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl, इनसे बना हुआ सॉल्यूशन जो होगा उसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया में इतना पावर है इस एक्वारेजिया में कि इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स। ये देखिए ये इतना पावरफुल मिक्सचर बन जाता है सॉल्यूशन कि ये सारे मेटल्स को क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं। ये स्पेशली एक्वारेजिया कहाँ होता है? वो जो गोल्ड मेकर होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ, सोनार, उनके पास ये होता है। वो सोना को गलाने के लिए इसके यूज करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड आपका टॉपिक रहा। अगले रिएक्शंस पे हम चलते हैं। तो अगला रिएक्शंस आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसको हम मिटाएं। आपको नॉन मेटल में शुरू में ही मैंने बता दिया था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो यहाँ अगले प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं। तो किसका रिएक्शन पढ़ते हैं? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन हम करते हैं। तो देखिए मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड। ये देखिए एम ऑक्साइड का मतलब मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल जो होंगे वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ क्लियर हुआ
कि ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे, इसे सोडियम है O2 से मिला तो Na2O बन गया, पोटेशियम है O2 से बना तो K2O बन गया। नहीं, इस तरह नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल्स हैं जो इनसे रिएक्शन करके ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। इस तरह आप नॉन मेटल के भी ऑक्साइड्स को बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अगले रिएक्शंस में हम बढ़ते हैं, और ऑक्साइड्स का नेचर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और एसिड के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। अब यहाँ बात है कि इसको हम कैसे जान जाते हैं कि ये मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक है या एसिडिक है। सिंपल सा तरीका है, किसी भी ऑक्साइड्स को जानना है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो तुरंत उसको किस में डाल दीजिए, पानी में, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। वाटर से रिएक्शन करके अगर वो बेस बना देता है इट मीन्स कि वो बेसिक नेचर का है, अगर वो एसिड बना देता है तो इट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है रिएक्शन वाटर के साथ, इसके साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। वाटर के साथ अगला रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो यहाँ देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर H2O के साथ। यहाँ देखिए H2O में क्या है ना कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो H2O है वो तीन तरह से पाए जाते हैं। एक कोल्ड मतलब ठंडा पानी, एक हॉट पानी गर्म पानी, और एक स्टीम भाप के रूप में निकलता हुआ। और इन तीनों का रिएक्शन जो होता है ना वो अलग अलग तरीका से होता है। यहाँ नॉन मेटल में आप सीधे लिख लीजिए डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो हमको किस पे कंसंट्रेट करना है, मेटल्स पे। तो मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्शन करके क्या करते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और यहाँ एरो का निशान देके आप दो चीज़ लिखिएगा कि या तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, मतलब ये दोनों बना सकते हैं। अब हमको याद करना होगा कि भाई किसमें मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे और कहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो आइदर दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स और दे फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसका हम एक एक एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए आप कि अगर वो मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है या हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो इन दोनों केस में वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये क्लियर हो गया। और या तो वो मेटल अगर स्टीम से भाप से रिएक्शन करता है उसके, तो वो फिर वहाँ मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये आप लिख लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे लिख लीजिए, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम कोल्ड से भी करता है और हॉट से भी करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम या तो अंडरलाइन कर ले रहे हैं या ऐसे टिक लगा लीजिए ताकि इसमें कुछ ना कुछ ये है, ये हॉट से भी करता है और कोल्ड से भी करता है। तो जो भी करेगा उस पर लिखा रहेगा कोल्ड वाटर या हॉट वाटर। आपको क्या बना देना है, हाइड्रोक्साइड।
और स्टीम के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, आयरन, ये सब जब भी जिंक है, ये सब जब भी रिएक्शन करते हैं तो स्टीम से रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड। यहाँ आप Mg भी लिख देंगे, Mg भी स्टीम से रिएक्शन करता है, इसीलिए हम Mg को क्या लगा दिए हैं, स्टार मार्कर लगा दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल का, रिएक्शन विथ साल्ट। अगला है रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन। ये देखिए साल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्शन करता है, मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए यहाँ भी मेटल सॉल्ट बनेगा और डिस्प्लेस्ड मेटल होंगे, डिस्प्लेस्ड मेटल यहाँ आ जाएंगे। ये आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो देखे होंगे, इट इज रियली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब मान लीजिए हम यहाँ लिखे आपको CuSO4, ये साल्ट सॉल्यूशन हो गया, हम इसको मान लीजिए सोडियम से रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये सोडियम Cu से मोर रिएक्टिव है तो आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे और यहाँ क्या बना देंगे, Na2SO4 प्लस Cu। तो एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो यू कैन सोल्व इट, आप इसको कर सकते हैं। तो ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इस तरह आज हम अपने इस वीडियो में मेटल नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डील किया। अगले वीडियो में मैं आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर ये मेटल नॉन मेटल जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नेचर से किस रूप में मिलते हैं और कैसे कैसे हम उनका एक्सट्रैक्शन करके उसको प्योर फॉर्म में निकालते हैं। अब यहाँ पे हर वीडियो के तरह आज भी मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जिंदगी को संवार लेंगे। होता क्या है, कभी कभी हमारे शिक्षक स्कूल में डांट देते हैं या गार्जियन घरों पे डांट देते हैं, तो आजकल के बच्चे क्या हैं, वो गुस्सा में अपने सारे जो भी उनके काम है, जो उनके फंक्शन है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको छोड़ देते हैं गुस्सा में आकर। और आपको मैं इसी से रिलेटेड एक सच्चा घटना आपको मैं बता रहा हूँ आज। एक ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति था जो स्कूल में पढ़ने जाता था और वो थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का था। मंद बुद्धि होने के कारण क्या होता था कि स्कूल के जो शिक्षक होते थे वो तो समझ जाते हैं, वो उसको समझाते थे, लेकिन वो बच्चा समझता नहीं था और उसी तरह मार्क्स कम लाना, ध्यान नहीं देना, घर आ जाना, चले जाना, नंबर कम आते जाना, इस तरह वो बच्चे का हैबिट बन चुका था। एक दिन क्या हुआ कि वो गार्जियन रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट आए, उसके पेरेंट्स को बुलाए और बोले कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, आप यहाँ से ले जाइए प्रिंसिपल के ऑफिस में। और उस बच्चे के सामने उसको बहुत चीज बोले शिक्षक। बच्चा घर गया और स्कूल जाना ही छोड़ दिया, स्कूल बदल दिया, जैसे आजकल के हमारे बच्चे करते हैं। इस कोचिंग में गए, वहाँ ट्यूशन किए, वहाँ गए, वहाँ टीचर बोल दिया, चल दी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो रियली टीचर इस प्रोफेशन से हार्टली जुटा होगा वो आपको गलत करने पे जरूर मारेगा या डांटेगा। उसको नहीं चाहिए वैसे बच्चे जो अपने ड्यूटीज, अपने पेरेंट्स की सोच, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट को भूल जाए। ऐसा ही हुआ, बच्चा चला गया। इसी तरह उसकी जिंदगी कटी। 15-16 साल के बाद उसकी शादी हो गई एक दिन। लेकिन वो लड़का मेहनत बहुत करता था, काम करता था। बहुत आदमी के दिमाग आप जानते हो, किसी का क्विक कैप्च कर लेता है, किसी का धीरे धीरे करता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो ब्रेन है
इट इज एज लाइक ए स्टोन। इसमें वो प्रॉपर्टी है कि वो आग चिंगारी निकाले, बशर्ते कि काम करने की आवश्यकता है। क्या हुआ, उसकी वाइफ एक दिन बोली कि अरे यार ऐसे घर पे बैठे रहते हो, थोड़ा आर्मी का नौकरी निकला है, जाओ। बस वो क्या था, चला गया। आर्मी की नौकरी में गया तो आर्मी का जो टेस्ट होता है वहां पे एक आईक्यू टेस्ट ली जाती है। आईक्यू आप समझते होंगे, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। हर आदमी का आईक्यू अलग अलग होता है, जैसे किसी का आईक्यू 130, 140, 150 ऐसे होते हैं, किसी के 80 भी होते हैं, किसी के 40 भी होते हैं, ऐसे होते हैं। तो जो 100 से ऊपर होते हैं और 50, 150 के बीच में होते हैं वो इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। जब उस आपको मैं बता दूं, शायद आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा। आइंस्टीन का आईक्यू लेवल था 160, 160, और जब उस बंदे का आईक्यू टेस्ट किया गया तो उसका 161 निकला। और जब इस बात को वो आर्मी वाले ने उसके सामने कहा तो वो तुरंत उसका दिमाग जगा कि अरे हमारा आईक्यू इस लेवल का है और हम टीचर बोल दिए, डांट दिए और हम भाग गए। बस वो क्या था, लग गया। और आज आपको मैं बता दूं, आप एक संस्था होती है मानसा संस्था, मानसा आप नेट पे देखेंगे, ये एक ऐसा संस्था है जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंस जो सिस्टम होते हैं उसी से रिलेटेड ये सिस्टम है। और इस मानसा में अभी लगभग 1 लाख व्यक्ति हैं जिनकी आईक्यू लेवल 160 से ऊपर है, और इनका वो चेयरमैन बना, अभी नहीं है लेकिन उसके नाम से तमाम सारे बुक पब्लिश हुए। तो बताइए, टीचर डांटा, अगर उस डांट को एक्सेप्ट कर लेता और मेहनत करता, लेबर करता और जाता तो आज शायद, और पहले ही जो उपलब्धि वो 30-35 साल के बाद शुरू किया वो पहले ही मिल जाता। तो ये था कि आपके अंदर वो आईक्यू है, कोशिश क्या करना है, उसको अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का। और जिस दिन आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर दे। तो हर व्यक्ति के अंदर आईक्यू होती है, डेवलप करना आपके हाथों में है, नहीं डेवलप करना आपके हाथों में है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक शिक्षक आपको डांट रहा है तो अगर वो शिक्षक है, डांट रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका कल्याण कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं रविकांत श्रीवास्तव फिर आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।